नमस्कार स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम पर बात करेंगे। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम कहाँ पर यूजफुल हैं, ठीक है, मतलब किस तरह से हम इनको सॉल्व करेंगे। डिफरेंट मेथड हैं जो इसकी डिफरेंट डेफिनेशन है, किस तरह से हम सारी आज ये इंट्रोडक्शन पार्ट हैं तो इसको अच्छी तरह से समझेंगे, देन हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए भाई, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को समझने के लिए आपको क्या समझना होगा कि भाई कोई भी कंपनी है, ठीक है, कोई भी कंपनी, फैक्ट्री, कुछ भी हो सकती है, वो कोई भी मतलब क्या करती है, प्रोडक्ट सप्लाई करती है, प्रोडक्ट बनाती है, तो देन फिर उनको सप्लाई भी करना होता है, ठीक है। तो उस सप्लाई करने के लिए वो डिफरेंट वेयर हाउसेज बनाती है, क्योंकि कहीं सिटी में भेजना है उनको या कहीं और कहीं पर भी भेजना है अब वो प्रोडक्ट। तो कोई फैक्ट्री के नज़दीक हो सकती है सिटी, कोई दूर हो सकती है ना। तो इस तरह से मतलब वो डिफरेंट वेयर हाउसेज बनाएगी, ठीक है ना, फैक्ट्री से ही रिलेटेड। तो अब क्या है, उन वेयर हाउसेज में क्या करेगी, वो सप्लाई करेगी अपने प्रोडक्ट को, और वो सप्लाई इस तरह से करना चाहेगी सभी फैक्ट्रीज कि भाई जो प्रोडक्ट है वो भी सप्लाई हो जाए, सारा प्रोडक्ट सप्लाई हो जाए, लेकिन मिनिमम कॉस्ट में, ठीक है ना। ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन का जो खर्चा है हमारा वो बचना चाहिए, है ना। कम से कम ट्रांसपोर्टेशन खर्चा लगे और सारा जो भी प्रोडक्ट है वो हमारा सप्लाई हो जाए। ये है मेन उद्देश्य हमारा, मेन जो इसका काम है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का, यही इसीलिए है कि भाई हम जो भी प्रोडक्ट हमारा बना है उस प्रोडक्ट को हम कम से कम कॉस्ट में डेस्टिनेशन तक पहुंचाना चाहते हैं, ठीक है। तो इसके लिए देखिए कि जैसे कि कोई भी है भाई, कि ये कोई फैक्ट्री है, ठीक है, यहाँ पर ये D1 वेयर हाउस तक जो भी मतलब प्रोडक्ट पहुँचाती है वहाँ की कीमत है 19 रुपये या C11, ठीक है ना, ये कॉस्ट है। यहाँ पर ये कॉस्ट दी हुई है भाई कि यहाँ पर इस कंपनी द्वारा, इस फैक्ट्री द्वारा D3 तक कोई भी प्रोडक्ट सप्लाई करने की जो है कॉस्ट है वो 50 रुपये है, ठीक है। टोटल सप्लाई यहाँ पर लिखते हैं हम, और जर्नली हम AI में लिखेंगे, मतलब A1, A2, A3 अप टू AN तक, ठीक है। इसी तरह से फैक्ट्री भी ज़्यादा हो सकती है, S4, S5 अप टू SM तक, ये भी ज़्यादा हो सकते हैं, इस तरह से DN तक चल सकते थे, D5, D6 इस तरह से, ठीक है ना। तो ये बातें हैं, तो इन बातें को हम समझने के लिए और डिटेल में समझे हम इसको, तो क्या है कि मतलब हम ये जो सारा प्रोडक्ट हमारा हुआ है इसको हम ट्रांसपोर्ट करना चाहते हैं कम से कम कीमत में, ठीक है। तो यही है कि द स्टडी ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम हेल्प्स द आइडेंटिफाई ऑप्टिमल ट्रांसपोर्टेशन रूट्स along with unit of product be shipped in the order to minimize total transportation cost। कि भाई जितना भी प्रोडक्ट है हम कम से कम कॉस्ट में ट्रांसपोर्ट करना चाहते हैं, इसीलिए हम स्टडी करते हैं ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को। हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा ट्रांसपोर्टेशन रूट है कि जिससे हम हमारे प्रोडक्ट को सप्लाई करें तो क्या हो, हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो, समय कम लगे और वही ट्रांसपोर्टेशन जो कॉस्ट है वो भी मिनिमाइज हो जाए, ठीक है ना। तो इसलिए हम ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को पढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए भाई, सबसे पहला मॉडल है जो ट्रांसपोर्टेशन मॉडल है, वो जो पहला ट्रांसपोर्टेशन मॉडल है वो F.L. हिचकॉक ने दिया 1941 में। इट वाज फर्दर डेवलप्ड बाय टूमैन्स, T.C. कोपमैन्स 1949 में और G.B. डेंटजिग 1951 में। फिर तो इन्होंने डेवलप किया उस फर्स्ट F.L. हिचकॉक द्वारा 1949 में, फिर कोपमैन्स द्वारा, और फिर डेंटजिग, G.B. डेंटजिग 1951 में, ठीक है। ये है भाई, ये बिल्कुल बेसिक कर रहे हैं हम, जो सॉल्यूशन करवाएंगे ना क्वेश्चन का उनसे कोई रिलेटेड नहीं है, नॉलेज के लिए भाई ये सारी बातें, ठीक है। आपको थोड़ी ही इसमें नॉलेज होए कि क्या चीज़ें हैं ये, ठीक है। अब मैथमेटिकल मॉडल भी है भाई इसका ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का, वो किस तरह से, ध्यान से समझिए। ये XI जो भी लिखूंगा मैं बताऊंगा क्या है XIJ, मतलब कि देखिए यहाँ पर मैंने अभी बात की थी कि भाई यहाँ पर हम यहाँ क्या है, यहाँ पर C11 है, C12 है, C13 है, C14 है, यहाँ पर फिर ये C21, C22, C23, ये मतलब कॉस्ट हैं, आपको पता है ना इनकी, कि भाई यहाँ पर इस फैक्ट्री द्वारा इस डेस्टिनेशन पर जो भी प्रोडक्ट सप्लाई होगा उसकी कॉस्ट, ये कॉस्ट दी हुई है ये। तो यहाँ पर है C, थर्ड रो, तो फर्स्ट एलिमेंट, मतलब आप समझ गए ना, ये मैं मैट्रिक्स के हिसाब से लिख रहा हूँ, वैसे कॉस्ट है सारी, ठीक है। मैथमेटिकल मॉडल पर बात कर रहे हैं
तो ये हमारे B1 B2 इस तरह से सप्लाई को, डिमांड को हम BI में दिखाएंगे, डिमांड है ये, और सप्लाई को हम AI में दिखाएंगे, ठीक है। तो अब इसमें देखिए भाई कि आपको क्या समझना है कि मैथमेटिकल मॉडल में हम क्या समझ, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकालनी है तो वो हम कैसे निकालेंगे। देखिए ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ये मल्टीप्लाई X11, मतलब यहाँ पर जो भी कॉस्ट है, ये कॉस्ट दी हुई है, और ये क्या है X11, फिर 30 X12 है ना, X13, फिर ये 50 हो जाएगा। मतलब इस तरह से चलती चलती फिर यहाँ पर ये सब सम हो जाएंगे, है ना। और ये किस तरह से निकाल लेंगे, जो एलोकेट होगा उसके साथ मल्टीप्लाई होगी। आप देखते रहिए अच्छी तरह से, बिल्कुल हम बेसिक पर बात कर रहे हैं, ठीक है। और इसी तरह से यहाँ पर अगर सप्लाई के लिए कंस्ट्रेंट बनाए तो सप्लाई इस तरह से है, तो ये है सप्लाई हमारी, है ना। तो इस सप्लाई के लिए कंस्ट्रेंट बनाएंगे तो कैसे बनेगा, तो ठीक है भाई, आया है ना समझ में कि भाई मैथमेटिकल मॉडल पर हम अगर बात करें कि मैथमेटिकल मॉडल क्या होता है, तो उस पर क्या है, ये यहाँ पर भाई देखिए ये कॉस्ट दी हुई है C11 C12, मतलब जिस तरह से रो में लिखते हैं हम, भाई ये फर्स्ट रो है तो फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड फर्स्ट ही रो है तो सेकंड एलिमेंट, फर्स्ट ही रो है तो थर्ड एलिमेंट, फर्स्ट ही रो है तो फोर्थ, सेकंड है तो फर्स्ट, सेकंड है तो सेकंड, थर्ड रो है तो फर्स्ट एलिमेंट, इस तरह से, है ना। लेकिन ये यहाँ पर क्या दी हुई है, कॉस्ट दी हुई है, ठीक है। नोट कीजिए कि भाई ये फैक्ट्री है, यहाँ पर कोई भी प्रोडक्ट अगर सेंड करना है तो उसकी कॉस्ट ये है और ये अभी दी हुई है, ठीक है। तो इसकी अगर मिनिमम कॉस्ट निकालनी हो, मिनिमम Z निकालना हो, मतलब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकालनी है तो कैसे निकाल लेंगे, जो भी कॉस्ट है और X11, जो भी कॉस्ट है फिर X112 कॉस्ट, X13, इस तरह से हम मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ये कॉस्ट तो X21, इस तरह से आ रहा है ना समझ में। और आखिर तक मैट्रिक्स में इसी तरह से आएंगे हम, ठीक है। तो ये कॉस्ट निकल जाएगी आपकी। और किस तरह से निकलेगी ये, जहाँ एलोकेटेड होगा वहाँ पर हम मल्टीप्लाई कराएंगे। एलोकेट कैसे होगा वो हम सारी बातें करेंगे, डिफरेंट मेथड हमारे पास, फिलहाल आप ये समझ लीजिए। और भाई अगर आप सप्लाई के लिए सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट बनाना चाहते हैं, सप्लाई कहाँ पर है हमारी, इस तरह से है, तो बिल्कुल आसान है इसके लिए बनाना। यहाँ पर क्या है, X11 है ये, मतलब ये तो कॉस्ट है, वैसे हम इसको X11 X12, तो X11 X12 X13 X14 जितने भी है सबको ले ले, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, इज इक्वल टू में A1 मतलब 7 दे रखा है तो ये हो जाएगा। सिमिलरली ये सभी ऐड हो जाएंगे, X12 X21 X22 X23 X24, तो इज इक्वल टू ये, और सिमिलरली इसके लिए, ठीक है। तो ये सप्लाई के सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट बन जाएंगे। अगर हम डिमांड के लिए बनाना चाहे तो भाई डिमांड हमारी इस तरह से है ना, तो बहुत आसान है उसके लिए बनाना। X11 ये है भाई अब X21, ठीक है ना। तो सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट में हम क्या लेते हैं, X में ही लेंगे सारी चीज़ें, ठीक है ना भाई। और ये क्या है X23 तो इस तरह से देखिए यहाँ पर लिख रखा है भाई ये X11 X21 X31 इज इक्वल टू 5 डिमांड ये है। फिर यहाँ पर क्या आएगा, फिर ये इस तरह कॉलम वाइज लिख देना, मतलब आपने X12 X22 X32 इज इक्वल टू 8, तो इस तरह से आप सेकंड थर्ड फोर्थ एक और बनेगी तो वो भी आप उसके लिए भी बना सकते हैं, ठीक है ना। ये यहाँ पर नहीं है भाई, 7 आएगा यहाँ पर, है ना। ये है, जैसे इसको बनाएंगे तो कैसे बनेगा, X14 X24 X34 और इज इक्वल टू में 14, ठीक है। और ये जितने भी XIJ हैं, XIJ मतलब I और J, है ना, तो वो क्या है हमारी, सभी पॉजिटिव होंगे भाई, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होंगे। और यहाँ पर एक बात और ध्यान दीजिए, XIJ क्या है, नंबर ऑफ यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट टू बी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम ए प्रोडक्शन फैसिलिटी, है ना। तो ये है, तो इसका मैथमेटिकल मॉडल को समझना है तो आप इस तरह से समझ सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है कि भाई हम इस तरह से मल्टीप्लाई करवा देते हैं सबकी, तो ये सप्लाई के बन जाएंगे, है ना। अगर हम इस तरह से बनाएंगे तो डिमांड के कंस्ट्रेंट बन जाएंगे। और भाई क्या चीज़ें बताई हमने, और पहला मॉडल किसने दिया और क्या चीज़ होती है ये आपने अभी पता है। और टोटल सप्लाई तो ये है और टोटल डिमांड ये है। जब ये इक्वल होगी तो वो होंगी बैलेंस्ड प्रॉब्लम। क्या होंगी वे, बैलेंस्ड प्रॉब्लम। दो तरह की प्रॉब्लम आएंगी यहाँ भी, बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड, तो या फिर इनको रिम कंडीशन बोलते हैं, ठीक है ना। तो टोटल डिमांड इज इक्वल टू टोटल सप्लाई इज कॉल्ड रिम कंडीशन या फिर बैलेंस्ड प्रॉब्लम, ठीक है। बैलेंस का मतलब ये है नहीं है भाई
कि भाई 3 रो 3 कॉलम, उस तरह से नहीं है। अब ये जो हमारा डिमांड है जितनी, उनका सम और सप्लाई है उनका सम इक्वल होगा, तो हम उनको क्या कहेंगे कि जी वो बैलेंस्ड प्रॉब्लम है या रिम कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है ना। तो ठीक है जी। और नेक्स्ट में अब हम क्या बता दें, अगर ये नहीं होगा ऐसा बाई चांस कि भाई वो हमारी बैलेंस ना हो, तो उसको हम कैसे बैलेंस करेंगे, डमी रो या डमी कॉलम डालेंगे। जैसे कि यहाँ पर भाई अब इनका तो सम आ रहा है भाई हमारा 34 और इनका सम आए 32 है ना, और यहाँ पर अब हमें मतलब ये बैलेंस नहीं है ना। तो एक अब क्या करेंगे, किस में कमी है, ये डिमांड में कमी है ना। तो एक तरह कॉलम वाइज डालेंगे, ठीक है, कॉलम डमी कॉलम डालेंगे और वहाँ पर 0 0 से फिलअप करेंगे, 0 0 0 कॉस्ट को 0 0 करेंगे, और इससे कितना कम है 2, तो उसके नीचे 2 लिख देंगे कि 2 यूनिट डिमांड है वही है ना। तो इस तरह से बाय चांस यहाँ पर अब 32 हो या 31 हो और यहाँ पर 34 है, तो फिर अब हमारा किस में दिक्कत है, सप्लाई में है ना। तो सप्लाई कम है, तो इसका मतलब यहाँ पर डमी रो डालेंगे और वही फिर उसमें 0 0 0 करके और वहाँ पर उसके सामने कितनी सप्लाई लिख देंगे, 3 लिख देंगे। आया ना समझ में, मतलब हमने बैलेंस करनी है। वो क्वेश्चन करेंगे ना और भी समझ में आएगा, प्रॉब्लम मत लेना भाई, ये समझ लो बस आप जो भी चीज़ें। और ये जितने भी ट्रांसपोर्टेशन टेबल होती है, जितनी भी एंट्री होगी सभी पॉजिटिव होगी। इनको अगर जो मतलब फिलअप होगी उसको ऑक्यूपाइड सेल कहेंगे है ना। और भाई जो नहीं भरा जाएगा जैसे एलोकेट करेंगे वो तो ऑक्यूपाइड सेल होगा, बाकी फिर एम्प्टी सेल या अनऑक्यूपाइड सेल्स। अब एक बात ध्यान से समझिए भाई, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है बिल्कुल। व्हेन द नंबर ऑफ पॉजिटिव एलोकेशन एट एनी स्टेज इज लेस देन इक्वल टू दिस कंडीशन, मतलब m क्या है, नंबर ऑफ रोज, n क्या है, नंबर ऑफ कॉलम, और फिर कॉलम और रो की जितनी भी संख्या उनको जोड़ेंगे और फिर 1 घटाएंगे। इसी तरह से सॉल्यूशन हमें देखेंगे कि ये हम बताएंगे आपको सारी चीज़ें। अगर ये लेस देन है तो वो डिजनरेट की कंडीशन है, नहीं तो फिर वो अनडिजनरेट सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो ये सारी बातें आपने समझी है भाई कि डिजनरेट कंडीशन क्या होती है। डिजनरेट कंडीशन क्या होगी भैया, डिजनरेसी की कंडीशन की फिलहाल आप डेफिनेशन ही याद रखिए। फिजिबल सॉल्यूशन में जो पॉजिटिव एलोकेशन है किसी स्टेज पर अगर लेस देन हो जाए नंबर ऑफ m + n - n से, तो वो डीजनरेट सॉल्यूशन कहलाता है। अनडीजनरेट करने के लिए यहाँ पर इक्वल कर देना है और डीजनरेट करने के लिए लेस देन कर देना है। तो ये डेफिनेशन अक्सर एग्जाम में आ जाती है। ये है क्या, वो आप न्यूमेरिकल से समझ सकते हैं, ऐसे मैं भी नहीं समझा सकता ना आप समझ पाएंगे, ठीक है ना। तो भाई आप समझेंगे, आगे बढ़ेंगे तो अच्छी तरह से आप पूरे कंप्लीट लेक्चर को देखना और समझ में आ जाएंगे फिर आपको, मतलब सारे मेथड जो हम करवाएंगे आराम से, ठीक है। और भाई बाकी तो चीज़ें आपको समझ में आ गई, मैथमेटिकल मॉडल आपको समझ में आ चुके हैं, ठीक है। और फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप बता सकते हैं।